नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूं और अपने पुराने शीर्षक ध्वनि के साथ मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज की इस वीडियो में हम अपनी कविता के भाव को जानेंगे और समझेंगे। उसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसका जिक्र हमने पहले वीडियो में ही कर दिया था कि कविता जो है वो हमारे नवयुवकों में एक नया जोश भरने के लिए कवि ने लिखा है। क्योंकि कवि की जो पृष्ठभूमि रही है, कविता लिखने का जो उद्देश्य रहा है वो यही है कि हमारे जो नवयुवक हैं उनके अंदर जो आलस भरा हुआ है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो शिथिलता भरी हुई है, उसे किस प्रकार दूर किया जाए। तो उसी को दूर करने के प्रयास में कवि ने स्वयं को भी उन नवयुवकों के साथ शामिल किया है और अपनी लेखनी से इस कविता की रचना की है और कविता का नाम रखा है उन्होंने ध्वनि। ध्वनि का मतलब ही होता है आवाज़। तो पाठ है ध्वनि अर्थात आवाज़। कविता है अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कविता की दूसरी पंक्ति है हरे हरे ये पात, डालियां कलियां, कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष मनोहर। ये कविता की दूसरी पंक्ति है। पुष्प पुष्प से, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा, खींच लूंगा मैं अपने नवजीवन का अमृत, सहर्ष
सींच लूँगा मैं, दूंगा मैं। चौथी पंक्ति है, द्वार दिखा दूंगा, फिर उनको हैं मेरे वे जहाँ अनंत अभी न होगा मेरा अंत। ये तो आपकी कविता की पंक्तियाँ हैं। पहली पंक्ति है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। दूसरी पंक्ति है कि हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। तीसरी पंक्ति में लिखा है कवि ने कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। चौथी पंक्ति में लिखते हैं कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में वसंत। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी कवि हैं। ये छायावादी कवियों के एक आधार स्तंभ माने जाते हैं और छायावाद की ये विशेषता है कि वो प्राकृतिक अवयवों को ज़्यादा अपनी कविताओं में जगह देता है। छायावादी कवि जो हैं वो प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, वे प्रकृति के अंगों पर या कहिए कि अपनी कविताओं में प्रकृति का ज़्यादा सहारा लेते हैं। तो इसमें भी कवि ने डालियों कलियों पत्तों पुष्पों उनके माध्यम से नवयुवकों के अंदर जो जोश भरने का प्रयत्न किया है, जो उनके मन में विचार आया है। तो ये कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अंत यानी समाप्ति। तो कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत नहीं आया है या अभी मेरा अंत होगा ही नहीं। क्यों? कि अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी शुरू से ही अपने जीवन में व्यक्तिगत उनका जो जीवन है वो दुखों से भरा हुआ जीवन है। माता पिता, वो 3 वर्ष की अवस्था में ही उनकी माँ का निधन हो गया था। 15 वर्ष की अल्पायु में ही उनका विवाह हो गया था। फिर उनकी माता के बाद उनके पिता का भी देहांत हुआ। कुछ दिन ठीक ठाक चला, फिर उनकी पत्नी मनोहरा देवी का भी देहांत हो गया। उनकी जो स्मृतियाँ थीं, माँ का 3 वर्ष की छोटी अवस्था में माँ का निधन हुआ, फिर पिता का भी निधन हो गया। कुछ दिन ठीक ठाक चला, फिर उनकी पत्नी का भी निधन हो गया। फिर उनके बच्चों के साथ भी ऐसी ही दुर्घटना घटी। तो ये जो निराला जी हैं वो अपने जीवन काल में संघर्षों और दुखों से हमेशा घिरे रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये मानते हैं कि जीवन में परेशानियों से हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जीवन का अंत नहीं होता है। ये जो हमें शरीर प्रभु की कृपा से मिलता है, इसका जो मोल है वो हमें इस संसार में चुकाना ही पड़ता है। अपने कष्टों को दबा करके हमें जीना पड़ता है और समाज में एक ऐसी छाप छोड़नी पड़ती है कि जिसका अनुसरण करके समाज आगे बढ़ता रहे। तो ये अपने मन के कष्टों को अपने मन में ही दबाते हैं, मन में ही दबा करके ये कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत।
कि अर्थात मैंने अभी परेशानियों से हार नहीं मानी है, मेरे ऊपर मेरा जो दुख है वो हावी नहीं होने पाया है, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। मन में मृदुल बसंत का अर्थ है कि अभी अभी तो मेरे अंदर ये इच्छा जगी है कि मैं समाज के लिए कुछ ऐसा करूं कि जिससे समाज आगे बढ़े। जो हमारे नवयुवक हैं अपने लक्ष्यों से भटक गए हैं, जो उनका लक्ष्य है उसमें वो आलस कर रहे हैं, उनके आलस को हटाना है, क्योंकि मेरे जीवन का एक उद्देश्य यही है। भाई मेरी भी तो इच्छा है, सबकी इच्छा होती है। तो कवि की इच्छा है कि समाज में जो नवयुवकों पे आलस छाया हुआ है उस आलस को दूर करना, ये उनका लक्ष्य है। और कवि कहते हैं कि जब तक मैं अपने लक्ष्य को पा न जाऊं तब तक मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, अभी न होगा मेरा अंत। कह रहे हैं अभी मेरा अंत नहीं होगा। दूसरा है कि हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। हमने आपको कहा कि छायावाद की विशेषता है कि वो प्रकृति के अंगों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। हरे हरे ये पात यानी जो कोमल पत्ते होते हैं, इसमें ये हरे हरे पात वसंत ऋतु जो होती है हमारी 6 ऋतुओं में सबसे मनभावन ऋतु मानी जाती है, इसलिए वसंत को ऋतुराज कहा जाता है, अर्थात ऋतुओं का राजा। तो कवि ने पहले ही बताया कि अभी तो मेरे जीवन में बसंत आया है, और आपने देखा होगा पतझड़ के बाद जब बसंत का मौसम आता है तो वृक्षों पर नए नए कोमल पत्ते निकल आते हैं, सारे पेड़ पौधे एकदम हरे भरे हो जाते हैं। तो क्या है, उनके विकास का वो स्वरूप है। पतझड़ आने से वृक्ष जो है, ये प्रकृति के जो अंग हैं वो हारते थकते नहीं हैं कि अब तो हमारी सारी पत्तियां झड़ गई हैं। कहते हैं कि डालियां अगर मजबूत होंगी, यानी फूल जो खिलते हैं, फूल अगर खिल करके मुरझा गया तो फिर से तो वो हरा नहीं होगा, लेकिन अगर उस पेड़ की डालियां मजबूत रहीं तो उस डाली पर नया फूल फिर से खिल सकता है। तो कवि का भी तात्पर्य यही है कि हमारी इच्छाएं, हमारा जो दृढ़ संकल्प हो वो मजबूत हो, लक्ष्य प्राप्ति का जो हमारा एक उपाय होता है वो मजबूत होना चाहिए। यदि वो मजबूत होगा तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य करेंगे। तो प्रकृति हरी भरी एकदम अपने नवयौवन पर है, क्योंकि वसंत ऋतु का आगमन है। तो कह रहे हैं कि हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, गात अर्थात शरीर। उन्होंने क्या मान लिया है, डालियाँ कलियाँ जो हैं वो शरीर हैं, और जो हरे हरे ये पात हैं इन्होंने शरीर का एक अंग माना है। कवि ने अपने शरीर की तुलना प्रकृति के अंगों से की है कि उनका भी शरीर, जैसे वृक्षों पर नए नए कोमल पत्ते निकल आए हैं, नए पुष्प निकल आए हैं, एकदम हरे हरे वो कोमल पात हैं, तो मानो हमारा शरीर जो है वो वृक्ष है, और बसंत के मौसम में उस पे भी नए नए कोमल पत्ते निकल रहे हैं, अर्थात इस शरीर रूपी वृक्ष में भी नवजीवन का संचार हो रहा है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, कवि कहते हैं कि मैं स्वयं अपने सपनों को, जो हमारे मन में ये इच्छा जगी है, जो ये मन में मृदुल वसंत हमारे आया है, नवयुवकों को जगाने की जो इच्छा जगी है, जो स्वप्न हमने देखा है, मैं क्या करूँगा, अपने उन्हीं कोमल सपनों के हाथों द्वारा, मृदुल अर्थात कोमल कर मतलब हाथ, तो मैं अपने उसी स्वप्न रूपी कोमल हाथों से क्या करूँगा, फेरूँगा यानी सहलाऊँगा निद्रित कलियों पर। वो जो सोई हुई कलियां हैं, तो सोई हुई कलियों
को किसका रूप माना है कवि ने? सोई हुई कलियों को उन्होंने नवयुवकों का रूप माना है। जो हमारे नवयुवक हैं, अपने लक्ष्य से भटक गए हैं, अलसाए हुए हैं अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, तो कवि कह रहे हैं कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, यानी उस स्वप्न रूपी कोमल हाथों से मैं उन्हें जगाने का प्रयत्न करूँगा। जगा एक प्रत्युष मनोहर, एक नई प्रातःकाल, एक नई सुबह, अर्थात एक नए जीवन का संचार मैं उनमें करूँगा। कवि ने अपने शरीर की तुलना वृक्षों से की है, डालियों से, कलियों से, हरे उन कोमल पत्तों से, कि जैसे पतझड़ के बाद वसंत में उन डालियों पे नए नए हरे हरे कोमल पत्ते निकल आए हैं, उसी तरह से मैं अपने इस कोमल स्वप्न के द्वारा या इस कोमल स्वप्न रूपी हाथ से उन नवयुवकों को जगाने का प्रयत्न करूँगा, उनके जीवन में एक नया सवेरा लाने का प्रयास करूँगा। इसलिए अभी न होगा मेरा अंत। अगली लाइन है कि पुष्प पुष्प से, पुष्प पुष्प, यहाँ पुष्प पुष्प जो है वो नवयुवकों को संबोधित करते हुए वो कहते हैं कि पुष्प पुष्प से, यानी हर एक नवयुवक जितने भी हैं, जो भी नवयुवक हैं, जो अपनी लक्ष्य प्राप्ति से भटके हुए हैं, तंद्रालस नींद से अलसाए हुए, यानी आलस जिसके अंदर जोश खत्म हो गया है, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो लालसा इच्छा होती है, जो अभिलाषा है, खो चुकी है, मैं उसे क्या करूँगा? खींच लूँगा, यानी जगाऊँगा, मैं उन्हें उस निद्रा से बाहर ले आऊँगा, उस उनके अलसाए हुए या खोई हुई अभिलाषा को पुनः वापस ले आऊँगा और अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं पूरी खुशी के साथ, पूरी लगन के साथ, क्योंकि यही मेरा लक्ष्य है कि सोए हुए उन नवयुवकों को जो अपने पथ से भटक गए हैं, उनको उनके सही मार्ग पर ले आना ही कवि का उद्देश्य है। तो वो कहता है कि मैं अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा, कि मैं सहर्ष उन्हें उस अलसाए हुए जीवन से जगा करके एक नए प्रातः काल में नए जीवन के निर्माण हेतु प्रेरित करूँगा। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कह रहे मैं उन्हें वो रास्ता दिखाऊँगा, द्वार यानी दरवाज़ा, मैं उन्हें वो दरवाज़ा दिखाऊँगा कि जिस रास्ते पर चल करके उन्हें उनके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। मैं वो कोशिश करूँगा, उन्हें मैं जगाऊँगा, उन्हें उस आलस से खींच के बाहर लाऊँगा और वो रास्ता दिखाऊँगा जिस रास्ते पर चल करके वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे। है मेरे वे जहाँ अनंत, कि वो सारे अनंत न खत्म होने वाले, कि जिसका कोई अंत नहीं है, कि जो भी हमारे नवयुवक हैं, सोए हुए हैं, अलसाए हुए हैं, कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोई अंतिम सीमा नहीं है, मैं उन्हें वो रास्ता दिखाऊंगा और उन्हें उस रास्ते पर ले जाने के लिए मैं खुशी खुशी अपने जीवन की सारी इच्छाओं का अंत करूंगा। अर्थात मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, मैं अपने लक्ष्य प्राप्ति में तब तक लगातार प्रयत्न करता रहूँगा कि जब तक अपने लक्ष्य को पा नहीं जाऊँगा और तब तक मेरा अंत नहीं होगा, अर्थात मैं रुकूँगा नहीं। एक कवि क्या कर सकता है? अपनी लेखनी से ही वो समाज में परिवर्तन की लहर लाना चाहता है, तो एक अर्थ यह भी कवि का होगा कि मेरी लेखनी तब तक बंद नहीं होगी कि जब तक मैं अपने उन नवयुवकों को उनके लक्ष्य के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित न कर दूं। तो यह तो आपकी कविता का भाव है। तो
का अर्थ आपके साथ भी जुड़ता है कि आपको भी पूरी लगन और ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य प्राप्ति में जुट जाना चाहिए। यानी यदि आपका लक्ष्य पढ़ना और पढ़ करके आगे बढ़ना है तो कोई भी कार्य आप करेंगे तो जब तक आप ईमानदारी से नहीं करेंगे तब तक तो उस कार्य में सफलता मिल नहीं सकती है। और आपको पूरी ईमानदारी के साथ अपने उस लक्ष्य प्राप्ति में लगना होगा, तो फिर वो दिन दूर नहीं, कहते हैं दिल्ली दूर नहीं। भाई आप जब ईमानदारी से अपने लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते पर चलेंगे तो लक्ष्य आपको मिलेगा ही ज़रूर। तो ये तो आपका पहला पाठ ध्वनि है। आप अपनी किताब से इस पाठ को पढ़िए और वीडियो के माध्यम से कविता के भावार्थ को समझिए। अगली वीडियो में एक नए शीर्षक के साथ मैं पुनः आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।